आज मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सक्सेस पॉइंट में। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, और हमारा जो ये पार्ट है वीडियो का वो है पार्ट 4। तो अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो अपना जो आज का टॉपिक है वो है परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं परिमेय संख्याओं के बारे में। किनके बारे में? परिमेय संख्याओं के बारे में। अगर हम इनको इंग्लिश में बोले तो इंग्लिश में हम इनको बोलेंगे रेशनल नंबर। क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर्स। और अगर हम इनको इनकी नोटेशन की बात करें, इनको हम दर्शाते कौन से सिंबल से हैं, तो वो है क्यू। कौन से सिंबल से? वो है क्यू। जैसे नेचुरल नंबर को n से दर्शाते हैं, होल नंबर को w से दर्शाते हैं, इसी प्रकार परिमेय संख्याएं या फिर रेशनल नंबर को क्यू से दर्शाते हैं। तो बच्चों, होती क्या है परिमेय संख्याएं? अक्सर 9वीं और 10वीं के स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो आज उनका ये डर खत्म हो जाएगा और अच्छे से समझ जाएंगे कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम इसकी लिखते हैं परिभाषा। परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद समझाएंगे कि उस परिभाषा में है क्या। पहले आप सिर्फ परिभाषा को पढ़िए। होता क्या है परिमेय संख्याएं? वह संख्या जो p/q के रूप में लिखी जाए तथा जो यहाँ पे p और q है, p और q वो क्या है? पूर्णांक है। क्या है? p और q पूर्णांक है। और जो यहाँ पे q है वो क्या होगा? 0 के बराबर कभी नहीं होगा। 0 के अलावा मतलब 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0 नहीं होगा। तो ये आपको परिभाषा समझ में नहीं आई होगी, लेकिन इसको आप एक बार देखो। वह संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जाएं, और जो p और q है वो दोनों के दो क्या होने चाहिए? पूर्णांक। और जो q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्णांक की। पूर्णांक का हमने बिल्कुल अच्छे से क्लियर टॉपिक किया है। हमारी वीडियोस की प्लेलिस्ट में जाना, वहां पे आपको पता लग जाएगा कि पूर्णांक हम किन्हें कहते हैं और उनको हम किस प्रकार पहचान सकते हैं और वो कितने टाइप के होते हैं। तो इसको समझने से पहले हम एक उदाहरण समझते हैं, एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। जैसे मान के चलो हमारे पास क्या है? एक पिज्जा, और उस पिज्जे के हमने कर लिए 4 भाग। कितने कर लिए? 4 भाग। इन 4 भागों में से एक भाग मैंने क्या कर लिया? खा लिया। तो बचे कितने? 4 में से एक खा लिया तो कितने बचे? 3। टोटल कितने थे? 4। 3 भाग बचे कितने में से? 4 में से। इसी प्रकार मैंने कितने भाग खाए? 1 भाग खाया। कितने में से? 4 में से। टोटल तो भाग 4 है ना, मैंने 1 भाग खा लिया। इसी प्रकार टोटल भाग 4 है, 3 भाग बच गए, 3 खाए नहीं गए। तो ये संख्याएं कौन सी हैं? ये संख्याएं परिमेय संख्याएं तो हैं। ये भी तो p/q के रूप में लिखी गई हैं। जैसे ये क्या है? p, ये क्या है? q, ये क्या है? p, ये क्या है? q। और रूप तो इन्हीं का है ना, ये p/q का। तो वह संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी हों, उन संख्याओं को हम क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। तो ये चीज समझ में आई? मेरे हिसाब से इससे अच्छा कोई एग्जांपल हो नहीं सकता जो आपको परिमेय संख्याएं समझा दे। ये संख्याएं बिल्कुल सिंपल हैं, जो p/q के रूप में लिखी जाएं। वह संख्याएं कौन सी हैं? परिमेय संख्याएं। ये लाइन क्लियर होगी कि जो संख्याएं p/q के रूप में लिखी जाएं वे कौन सी संख्या होती हैं? परिमेय संख्याएं। अगर इस लाइन के बाद जो लाइन है वो है कि p तथा q क्या होने चाहिए? दोनों के दोनों पूर्णांक होने चाहिए। तो पूर्णांक मैंने आप लोगों को बताया था कि वह संख्याएं जो माइनस में भी होती हैं, 0 भी आता है, और जो प्लस में भी होती हैं, वह संख्याएं कौन सी होती हैं? पूर्णांक। तो p और q की जगह पर इनमें से कुछ भी
आ सकता है। वो संख्या माइनस में भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, लेकिन होंगी पी बटा क्यू के रूप में। जैसे मान के चलो यहाँ से एग्जाम्पल ले लिया -3/2, ये भी एक प्रीवियस संख्या है, क्योंकि पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक माइनस में भी होते हैं, लेकिन ये संख्या कौन सी है, माइनस की है, इसलिए ये भी एक प्रीवियस संख्या है। अगर हम जीरो की बात करें, ये भी एक प्रीवियस संख्या है। अगर हम प्लस के नंबर्स की बात करें, मान के चलो 3/2 प्लस का कर लिया, ये भी एक प्रीवियस संख्याएं हैं। तो इसीलिए जो संख्याएं पी बटा क्यू के रूप में लिखी जाए वह संख्याएं कौन सी होती हैं, प्रीवियस संख्याएं। अब इस लाइन के बाद एक छोटी सी लाइन लिखी है, वो लिखी है कि क्यू है जो 0 के बराबर नहीं हो सकता। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज में कंफ्यूज होते हैं कि ये चक्कर क्या है कि क्यों नहीं हो सकता ये 0 के बराबर। इसका भी हम आपको अभी बताते हैं, मतलब कि 0 के बराबर इसका ना होने का क्या कारण है। तो आप लोगों को पता होगा कि अगर 0 के बटे में कोई भी संख्या आ जाए, 1 आ जाए या फिर 2 आ जाए या फिर 5 आ जाए, 10 आ जाए, 15 आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो हमें पता है कि वो क्या बन जाती है, 0, है ना। ये चीज तो सभी को पता है ना कि अगर 0 के बटे में कुछ भी आ जाए वो क्या बन जाती है, 0। अगर किसी भी संख्या के नीचे पहले तो 0 ऊपर थी, नीचे कोई भी संख्या थी, तो वो क्या बन गया था, 0। इसी प्रकार अगर किसी संख्या के नीचे 0 आ जाए, मान ली 1 के नीचे 2, मतलब क्या है कि 1 के नीचे 0, 2 के नीचे 0, 3 के नीचे 0, या किसी भी संख्या के नीचे 0 आ जाए, चाहे वो संख्या प्लस की हो माइनस की हो, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में तो हमें पता है कि वो 0 होगा अगर 0 ऊपर की तरफ है। अगर 0 नीचे आ जाए तो उस केस में ये बन जाएगा इंफिनिटी, मतलब अनंत। क्या बन जाएगा, अनंत। इसका मतलब यह है कि हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, हम इसका उत्तर नहीं निकाल सकते, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ये अनंत तक जाएगा। तो इसी प्रकार अगर यहाँ पे क्यू 0 बन गया, मान के चलो p है, p की जगह पे अगर हमने 0 लिख दिया तो ये क्या बन गया, अनंत। क्या बन जाएगा, अनंत। और अगर ये अनंत बन गया तो इसका हम आंसर नहीं निकाल सकते, इसका हम उत्तर नहीं निकाल सकते। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि क्यू है जो वो 0 नहीं हो सकता, 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, प्रमेय संख्याएं। तो प्रमेय संख्याएं आप लोगों को मैं आशा करता हूं कि यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने बिल्कुल बेसिक बताया है प्रमेय संख्याओं का, अभी हमने कुछ भी ऊपर से नहीं बताया। अभी आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल्स करवाएंगे कि होती क्या है प्रमेय संख्याएं और किस प्रकार अलग अलग रूप में प्रमेय संख्याओं को हम देख सकते हैं। इतना समझ में आया आप लोगों को कि प्रमेय संख्याओं को हम 0 क्यों नहीं लिख सकते नीचे में, मतलब p बटे q के रूप में जो q है उसको हम 0 क्यों नहीं लिख सकते। तो जो p बटा q है, इसमें अगर हम देखें जो ऊपर वाला होता है इसको हम बोलते हैं हिंदी में अंश, और नीचे वाले को हम बोलते हैं हर। अगर इंग्लिश में बात करें तो इसको हम बोलेंगे ऊपर वाले को न्यूमरेटर और नीचे वाले को बोलेंगे डिनोमिनेटर। तो ये हिंदी इंग्लिश में इसकी नोटेशन है, अंश बाय हर क्या होता है, प्रमेय संख्या। ठीक है बच्चों। तो प्रमेय संख्याओं के अंदर कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, प्रमेय संख्याओं के अंदर कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, तो इसमें आती हैं प्राकृत संख्याएं, इंग्लिश में बोले तो इनको नेचुरल नंबर, इनकी नोटेशन होती है m। और ये कौन कौन सी होती हैं, ये वो संख्या होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक चलती जाती हैं। ये सारी संख्याएं किस में आती हैं, प्रमेय संख्याओं में। क्यों आती हैं ये प्रमेय संख्याओं में। अभी आप लोग मेरे से प्रश्न पूछोगे कि सर इनके नीचे तो हम कुछ भी संख्या है नहीं, तो ये प्रमेय संख्याओं में कैसे आती हैं। तो मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को अच्छे से बताया है कि अगर कोई भी संख्या है, मान के चलो 2 है, तो इसके नीचे 1 तो है ही, ये तो ऑलरेडी है, ये तो कोई भी संख्या है उसके नीचे 1 तो मिलेगा ही मिलेगा। कोई भी संख्या मान लो 4 है, ये हमें देखने में अकेली लगती है लेकिन ये अकेली नहीं है, इसके नीचे 1 तो है। अगर इसके नीचे 1 है तो ये किस फॉर्म में हो गया, p बटा q के रूप में हो गया। अगर ये संख्या p बटा q के रूप में हो गया तो ये क्या बन गया, एक रेशनल नंबर बन गया, मतलब एक
परिमेय संख्या बन गया। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं कौन सी संख्या होती हैं? परिमेय संख्याएं। कौन सी संख्या होती हैं? परिमेय संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याओं के बाद हमने पढ़ा था पूर्ण संख्याएं। कौन सी संख्याएं? पूर्ण संख्याएं। जो पूर्ण संख्याएं हैं इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। और इनको नोट करते हैं W से। किससे डिनोट करते हैं? W से। तो जो ये पूर्ण संख्याएं होती हैं हमें पता है कि वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं? वो स्टार्ट होती हैं 0 से। 0, 1, 2, 3, 4 और ये कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं। इनका कोई अंत नहीं होता। तो हम क्या बोलते हैं कि जो सारे पूर्ण संख्याएं होती हैं वो सारी कौन सी संख्याएं होती हैं? परिमेय संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? परिमेय संख्याएं। जैसे अगर हम देखें जो 0 है, 0 के नीचे 1 तो है, तो 1 हो गया तो ये p/q के रूप में हो गया। अगर ये p/q के रूप में है तो ये कौन सी संख्या बन गई? परिमेय संख्या। इसी प्रकार इसमें से कुछ भी नंबर उठा लो, सबके नीचे 1 तो होगा ही होगा। अगर उनके नीचे 1 है तो वो सारी की सारी कौन सी संख्या बन गई? परिमेय संख्याएं। तो इस प्रकार हम क्या बोल सकते हैं कि सारे के सारे जो पूर्ण संख्याएं हैं, होल नंबर है, तो वो कौन सी संख्याएं हैं? परिमेय संख्याएं। ठीक है बच्चों। तो परिमेय संख्या से आगे हमने पढ़ा था वो था पूर्णांक। क्या था? पूर्णांक। पूर्णांक को हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं? इंटीजर। और इनको हम I से भी डिनोट करते हैं और Z से भी डिनोट करते हैं। तो जो पूर्णांक होते हैं वो क्या होते हैं? वो माइनस में भी चलते हैं, वो 0 भी होते हैं और वो प्लस में भी चलते हैं। तो ये सारी क्या है? पूर्णांक। माइनस वाली संख्या में 0 भी और प्लस वाली संख्या भी सारी क्या होती हैं? पूर्णांक। जिन बच्चों को ये नहीं पता कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, होल नंबर क्या होते हैं और पूर्णांक क्या होते हैं, वो हमारी वीडियोस को जाके देखिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में, उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये सब होते क्या हैं। तो जो सारे पूर्णांक हैं वो भी क्या होते हैं? परिमेय संख्याएं। देख सकते हो आप लोग, कुछ भी माइनस वाला नंबर उठा लो, मान लिया -3 है, इसके नीचे अगर हम 1 लगाएंगे तो ये क्या बन गया? p/q का रूप है। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार अगर हम 0 को देखें, 0/1 ये भी परिमेय संख्या है। प्लस वाले नंबरों को देखें, कोई भी नंबर उठा लो, ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। मतलब क्या कि जरूरी नहीं है कि इनके नीचे 1 ही मिलेगा, इनके नीचे कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर हम पूर्ण संख्या, पूर्णांक या फिर प्राकृतिक संख्या के अकॉर्डिंग देखें तो इनके नीचे 1 ही मिलेगा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि पूर्णांक कौन सी संख्या है? पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है बच्चों। तो इससे हमें क्या पता चला कि परिमेय संख्या माइनस में भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। तो परिमेय संख्याओं के बहुत से उदाहरण हो सकते हैं। जैसे मान के चलो 1/5, 2/5, 5/2, 6/7, कुछ भी मान लो, 0, -1, -2, -5, 120, कैसी किसी भी प्रकार की संख्या मान लो, वो सारी कौन सी होती है? परिमेय संख्याएं होती हैं। तो परिमेय संख्याएं में बस इतना ही था, इससे ज्यादा कुछ समझने की जरूरत भी नहीं है। जो बेसिक था वो मैंने आप लोगों को बता दिया। इससे आगे तो हमारी प्रैक्टिस है, हम जितना करेंगे उतना अपने अंदर क्या करेंगे? डेवलप करेंगे, हम उतना ही अपने आप को सुधार में लाएंगे। तो ये चीज नोट कर लियो कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, किस प्रकार से हम उनको पहचान सकते हैं कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है बच्चों। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अभी हम आगे की ओर चलते हैं, देखते हैं कि परिमेय संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, उनके प्रकार हम कैसे पहचान सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो इन चीजों को समझने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ जिससे आप लोगों को कभी भूल नहीं लगेगी कि हम इन संख्याओं को कैसे पहचान सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो प्राकृतिक संख्या होती है, मतलब जो नेचुरल नंबर होता है, मान के चलो ये है नेचुरल नंबर, ठीक है। और जो पूर्ण संख्या होती है, मतलब होल नंबर होते हैं, होल नंबर के अंदर सारे के सारे क्या आते हैं? प्राकृतिक संख्याएं आती हैं, मतलब नेचुरल नंबर आते हैं। तो
अंदर क्या आते हैं, सारे के सारे नेचुरल नंबर। संख्याओं के अंदर सारे के सारे प्राकृतिक संख्याएं आती हैं, मतलब होल नंबर के अंदर सारे के सारे नेचुरल नंबर आते हैं। इसी प्रकार हम क्या देखते हैं कि जो होल नंबर है वो किसके अंदर आते हैं, सारे के सारे हमने देखा है वो आते हैं सारे के सारे इंटीजर्स के अंदर, मतलब पूर्णांक के अंदर। पूर्णांक के अंदर सारे के सारे क्या होते हैं, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं के अंदर सारे के सारे कौन सी संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो पूर्णांक है उनके अंदर नेचुरल नंबर भी होंगे और होल नंबर भी होंगे। ठीक है बच्चों, तो जो इंटीजर हैं वो किसके अंदर आते हैं, वो आते हैं रेशनल नंबर के अंदर। मतलब क्या है कि वो परिमेय संख्याओं के अंदर आते हैं। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो परिमेय संख्याएं हैं उनके अंदर इंटीजर भी आते हैं, उनके अंदर होल नंबर भी आते हैं, इनके अंदर नेचुरल नंबर भी आते हैं। मतलब पूर्णांक भी आते हैं, पूर्ण संख्याएं भी आती हैं और प्राकृतिक संख्याएं भी आती हैं। किनके अंदर, परिमेय संख्याओं के अंदर, मतलब रेशनल नंबर्स के अंदर। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत आसान वे है इसको समझने की कि परिमेय संख्याओं के अंदर कौन कौन से नंबर्स आते हैं। तो इस तरीके से हम इनको अच्छे से पहचान सकते हैं। इस चीज को नोट कर लीजिए, जिस भी बच्चे ने चीज नोट नहीं करी हो, ये चीज आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होने देगी कि किस नंबर के अंदर, परिमेय संख्याएं के अंदर कौन कौन से नंबर आते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि हम परिमेय संख्याओं को किस प्रकार पहचान सकते हैं और किस प्रकार हम उनको लिख सकते हैं। p बटा q के रूप में हम उनको लिख सकते हैं, और वहाँ पे q है जो वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया कि क्यों नहीं होना चाहिए, और जो p तथा q है वो सारे सारे क्या होते हैं, पूर्णांक। ठीक है बच्चों, तो जो परिमेय संख्याएं हैं, जो परिमेय संख्याएं हैं ये दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, ये होती हैं दो प्रकार की। आपने सुना होगा एक होता है शांत और एक होता है अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती, ये दो प्रकार की संख्याएं होती हैं जो परिमेय संख्याओं के अंदर आती हैं। और आगे हम देखेंगे जो अशांत है ये भी दो प्रकार की संख्याएं होती हैं। फिलहाल आप इसको अशांत आवर्ती ही समझो, क्योंकि 9वीं क्लास के लिए इतना ही बहुत ज्यादा है। इतना भी आप लोग समझ गए तो वो बहुत है। आगे जब 10वीं क्लास आएगी तो मैं सारे डेफिनेशंस, सारी परिभाषाएं आपको चेंज ही करवाऊंगा। फिलहाल 9वीं क्लास के लिए इतना काफी है। ठीक है बच्चों, तो ये शांत होते हैं और अशांत आवर्ती होती हैं। इनको हम किस तरीके से पहचान सकते हैं कि ये शांत संख्या है या फिर अशांत संख्या है ना बच्चों। तो इनको पहचानने में इतना कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल आसान है पहचानना। वो कैसे कि जिन संख्याओं का शेषफल 0 आ जाए, क्या आ जाए, शेषफल कितना आ जाए, 0 आ जाए, और जिनका भागफल, अगर शेषफल 0 आ गया तो भागफल क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, मतलब टर्मिनेट हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा या फिर रुक जाएगा। क्या हो जाएगा, भागफल रुक जाएगा। तो उन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, शांत। जैसे हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने एग्जांपल ले लिया 1/2। क्या ले लिया, 1/2। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, हम देखते हैं कि इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.5, मतलब 0.5। वो कैसे आया, एक को हम नीचे रखेंगे, बीच में रखेंगे, 2 से हम बाहर देंगे, तो जो बीच वाला छोटा है इसलिए हम इसका नाम का एक पॉइंट लगा लेंगे। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, 0। तो ये हो गया 10, तो 2 पंजे 10, तो कितना आया, 0.5। तो 0.5 आया। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो शेषफल है वो 0 है ना, जो भागफल है वो सिर्फ 0.5 तक ही आया, आगे नहीं आया। मतलब यहाँ पे आगे भागफल रुक गया, टर्मिनेट हो गया। तो इसलिए यह कौन सी संख्या है, शांत। जो शेषफल है वो 0 होना चाहिए और जो भागफल है वो टर्मिनेट हो जाना चाहिए, मतलब रुक जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे रुक गया 0.5 के बाद कोई भी संख्या नहीं है, तो इसलिए यह कौन सी संख्या है, यह एक शांत संख्या है। कौन सी संख्या है, शांत। तो कुछ और भी हम उदाहरण ले लेंगे इसके। जैसे हम देखते हैं 0.5 के बाद मैंने मान लिया
कुछ भी उदाहरण ले लो, बहुत सारे उदाहरण है, मान ली 6/5, ठीक है। 6/5 का मतलब क्या है कि बीच में 6 आएगा और 5 से हम भाग देंगे तो 5 एकम 5, बच गया 1, लगाया पॉइंट, इस पॉइंट का नाम किया, यहाँ पे 0 आ गई तो 5 दूनी 10, 0। यहाँ पे भी हम क्या देखते हैं, शेषफल 0 है, जो भागफल है वो भी यहाँ पे रुक गया, मतलब 1.2 के बाद कुछ भी नहीं आया तो यहाँ पे भागफल क्या हो गया, रुक गया। तो इसीलिए 5/6 क्या है, एक शांत संख्या है। कौन सी संख्या है, शांत। तो शांत में इतना ही पूछा है, ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है, ये मस्त है काफी आप लोगों के लिए इतना, ठीक है बच्चों। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि शांत हम कैसे पहचान सकते हैं, कि शांत कैसे होते हैं या फिर टर्मिनेट कैसे होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अशांत आवर्ती की। किसकी बात करते हैं, अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती की भी कुछ कंडीशंस होती हैं। इसकी कंडीशन ये है कि जिस प्रकार शांत के अंदर भागफल रुक गया था, इसके अंदर भागफल है जो वो नहीं रुकेगा। क्या होगा, भागफल रुकेगा तो नहीं, लेकिन क्या होगा, बार बार रिपीट होगा। क्या होगा, रिपीट होगा, बार बार वही संख्या बार बार आती जाएगी भागफल में। मैं उदाहरण की सहायता से समझाऊंगा, अभी आप लोगों को ये चीज समझ में नहीं आएगी। तो पहली तो कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो शेषफल है वो 0 नहीं आना चाहिए। जो शेषफल है वो 0 नहीं आना चाहिए। जैसे शांत का शेषफल 0 आया था, भागफल रुक गया था, टर्मिनेट हो गया था, इसी प्रकार इसका जो भागफल है वो रिपीट होगा और जो शेषफल है वो 0 नहीं आएगा। तभी हम बोलेंगे कि वह संख्या शांत आवर्ती है। और इसका एक नाम और होता है, वो होता है अनवसानी आवर्ती। क्या होता है, अनवसानी आवर्ती। अशांत आवर्ती को ही हम अनवसानी आवर्ती बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे मैं उदाहरण लेके चलता हूं। मैंने ले लिया 3 बटे, कुछ भी उदाहरण मान लो यार, जैसे मान लो 2/3 मान लिया। क्या मान लिया, 2/3। हम देखते हैं कि अगर जो 2/3 है इसको हम भाग करेंगे 2, 3, ठीक है। हम क्या देखेंगे, बीच में छोटा है तो छोटा होने की वजह से हम यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे। पॉइंट लगा लिया तो यहाँ पे हो गया 20, तो 3 × 6 = 18, फिर 2 आ गया, यहाँ पे 0 लगी, 3 × 6 = 18, फिर 18, फिर 2 आ गया, फिर 0 लगी, 3 × 6 = 18, फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर 0 लग जाएगी, 3 × 6 = 18, फिर यहाँ पे ऐसे 2 आ गया, फिर 3 × 6 = 18। मतलब क्या है कि ये जो 6 है वो क्या हो रहा है, बार बार आ रहा है। हम क्या देखते हैं, भागफल में जो 6 आया है वो बार बार आगे जा रहा है, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जो भागफल है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस भागफल रिपीट होने की वजह से जो हमारा आया है भागफल 0.666666, कुछ ऐसी संख्याएं हैं और आगे भी हम कहीं तक चले जाएं ये 6 ही आता जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कि ये अशांत आवर्ती है या फिर अनवसानी आवर्ती है। शांत में रुक गया था, भागफल टर्मिनेट हो गया था, लेकिन ये क्या है, एक नॉन टर्मिनेट है, नॉन टर्मिनेट है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, यह एक अशांत आवर्ती है। यहाँ पे शेषफल 0 नहीं आया, शेषफल 2 आएगा हमेशा, और जो भागफल है वो टर्मिनेट नहीं होगा, वो चलता जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये अशांत आवर्ती है। तो इस संख्या को हम लिख कैसे सकते हैं, ये तो बहुत आगे तक चलता जाएगा, ऐसे तो इसका कोई अंत ही नहीं है। तो हम कहाँ तक जाएंगे, हम नहीं जा सकते ना इतनी दूर तक। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, इसको इसको लिखने का एक बिल्कुल सिंपल तरीका है, वो ये है कि 0.6 है, 6 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इस रिपीट होने की वजह से हम 6 के ऊपर एक ऐसा डंडा से लगा देंगे, और इसी डंडे को हम क्या बोलते हैं, बार। इस डंडे को हम क्या बोलेंगे, बार। इस बार का मतलब है कि जो ये 6 है वो बार बार आगे क्या जा रहा है, रिपीटेशन में जा रहा है। कौन, ये 6। ऐसे मैंने लिख दिया 0.6 के ऊपर बार। तो ये क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो 6 है वो बार बार आ रहा है, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो इसलिए यह क्या है, एक अशांत आवर्ती है। ये संख्या कौन
कौन सी है? अशांत आवर्ती संख्या है। तो हमने क्या पढ़ा? जो परिमेय संख्याएं हैं वो दो प्रकार की होती हैं, शांत और अशांत आवर्ती, मतलब टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट। ठीक है बच्चों, जो नॉन टर्मिनेट है मतलब जो अशांत आवर्ती है वो रिपीट होगी, शेषफल इसका 0 नहीं आएगा और उसका भागफल रिपीट होगा। जो शांत है उसका ना भागफल रिपीट होगा और शेषफल भी 0 आएगा। तो इस प्रकार की संख्या भी कौन सी होती हैं? परिमेय संख्याएं। कौन सी संख्या होती हैं? परिमेय संख्याएं, जो शांत भी हों और अशांत आवर्ती भी हों, वह संख्याएं कौन सी होती हैं? परिमेय संख्याएं। ठीक है बच्चों, तो इसके कुछ और भी उदाहरण लेके हम इनको समझ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एक ही उदाहरण है, आप अपना मैथ निकालिए, उसमें बहुत सारे उदाहरण भरे पड़े हैं। मैंने जस्ट आपको बेसिक बताया है कि परिमेय संख्या को हम कैसे पहचान सकते हैं। ठीक है बच्चों, परिमेय संख्याओं में बस इतना ही था, काफी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। 9th क्लास के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही है। तो ये थी हमारी परिमेय संख्याएं। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे परिमेय संख्याओं के बाद वो होते हैं अपरिमेय संख्याएं। कौन सी होती हैं? अपरिमेय संख्याएं या फिर अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्याएं को हम इंग्लिश में बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर या फिर इर्रेशनल नंबर्स। तो हमने पीछे परिमेय संख्याएं पढ़ा। परिमेय संख्याओं में हमने देखा कि जो संख्या p बटा q के रूप में लिखी जाती हैं वो होती हैं परिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्याएं उसका बिल्कुल अपोजिट है। इन संख्याओं को जो हम डिनोट करते हैं वो करते हैं r बाई q से। कहां से करते हैं? r बाई q से हम अपरिमेय संख्याओं को डिनोट करते हैं। तो जिस प्रकार परिमेय संख्या को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, उसी प्रकार हम क्या करेंगे, जो अपरिमेय संख्याएं हैं उनको हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। तो इसकी जो परिभाषा है वो यह है कि वह संख्याएं जो p बटा q के रूप में ना लिखी जाए वह संख्याएं कौन सी होती हैं? वह संख्याएं होती हैं अपरिमेय संख्याएं। तो इनको हम पहचानेंगे कैसे, है ना? परिमेय संख्या को तो हमने पहचान लिया कि वो शांत होती हैं और अशांत आवर्ती होती हैं। तो इन संख्याओं को हम कैसे पहचानेंगे कि कोई भी संख्या अपरिमेय संख्या है या नहीं? तो उनको पहचानने का बिल्कुल सिंपल तरीका है बच्चों, वो ये है कि जो संख्याएं वर्गमूल के अंदर लिखी होती हैं, जैसे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 7, वर्गमूल 8, 2 वर्गमूल 2, मतलब किसी भी प्रकार की संख्या हो बस वो वर्गमूल के अंदर होनी चाहिए। तो वो संख्याएं कौन सी होती हैं? अपरिमेय संख्याएं। ये इन संख्या को हम कभी भी p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे? सारी की सारी कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्याएं। इसी प्रकार जैसे एक तो हो गया ये, दूसरी एक बात करते हैं हम पाई की। इसको हम क्या बोलते हैं? पाई। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 22 बटा 7। क्या होती है? 22 बटा 7। इसमें हम देखेंगे कि जो ये पाई है, क्या है? पाई ये वृत्त का व्यास और वृत्त की परिधि है ना, जो उसका ये क्या होता है? अनुपात होता है, उसका रेशियो होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? पाई। ये पाई भी क्या है? यह भी एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? अपरिमेय। याद रखना बच्चों, पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। ये पाई है, इस पाई की खोज हुई थी, वो हुई थी 1700 ईस्वी में। कब हुई थी? 1700 ईस्वी में। और इसकी खोज करी थी, वो करी थी लैम्बर्ट ने और लीजेंड्रे ने। किसने? लीजेंड्रे। इन दो बंदों ने किसकी खोज करी थी? पाई की खोज करी थी। और पाई की खोज कब हुई थी? पाई की खोज हुई थी 1700 ईस्वी में, इसकी खोज हुई थी। ठीक है बच्चों, तो इन संख्याओं को हम कौन सी संख्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्याएं। जिस प्रकार परिमेय संख्याएं होती हैं शांत और अनासानी आवर्ती या फिर अशांत
आवर्ती, उसी प्रकार अप्रिमेय संख्या होती है वो होती है अनवसानी अनावर्ती या फिर अशांत अनावर्ती। वो होता है शांत आवर्ती, ये नहीं, वो होता है अशांत आवर्ती और ये होता है अशांत अनावर्ती। तो हम क्या देखेंगे कि जो ये संख्याएं होती हैं इन संख्याओं को हम क्या बोलेंगे, अशांत अनावर्ती। हम थोड़ा सा स्पेस कम रह गया, यहाँ पे हम साफ कर देते हैं और अभी हम इनको समझेंगे कि अप्रिमेय संख्याओं को हम बोलेंगे अनवसानी अनावर्ती। इसमें ये ध्यान रखना यहाँ पे क्या आएगा, अनावर्ती, वहां पे आवर्ती था, यहाँ पे अनावर्ती आएगा। और इनको हम एक तरीके से और बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं अशांत अनावर्ती। क्या बोलते हैं, अशांत अनावर्ती। ठीक है बच्चों, तो इनको हम अनवसानी आवर्ती भी बोलते हैं और इनको हम अशांत अनावर्ती भी बोलते हैं। तो इन ये कौन सी किसकी टाइप होती हैं, ये होती हैं अप्रिमेय संख्याओं की टाइप। ठीक है बच्चों, तो ये कौन से होते हैं नंबर, जैसे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 7, वर्गमूल 8, ऐसे वर्गमूल के जितने भी नंबर है उन संख्याओं को हम क्या बोलेंगे, अप्रिमेय संख्याएं। या फिर जो पाई है, पाई की कौन सी संख्या होती है, अप्रिमेय संख्या होती है। और पाई की खोज जो हुई थी वो हुई थी 1700 ईस्वी में। कई बार गवर्नमेंट एग्जाम्स के पेपर होते हैं जो उनमें प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पाई की खोज कब हुई थी, वो हुई थी 1700 ईस्वी में। लैम्बर्ट ने और एक साइंटिस्ट और था, लेजेंड्रे था शायद, उसने इसकी खोज की थी, किसकी, पाई की। ठीक है बच्चों, तो अप्रिमेय संख्याएं के बारे में सिर्फ इतना ही है, ज्यादा कुछ इसमें अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, ये मस्ट है, काफी है 9th क्लास के लिए। तो जब आप लोग 10th में होंगे तब आप लोगों को हम इसके बारे में और भी कुछ अच्छे से नई नई जानकारियां देंगे कि होता क्या है अप्रिमेय संख्याएं और अप्रिमेय संख्याएं क्या होती हैं। अब कल हम पढ़ेंगे कि जब हम दो परिमेय संख्याओं की या फिर अप्रिमेय संख्याओं की जोड़, घटा, गुणा या फिर भाग करते हैं तो हमें रिजल्ट में क्या मिलता है, उनके हम एग्जाम्पल भी देखेंगे, उनके हम उदाहरण भी करेंगे। उदाहरण सहित हम आप लोगों को समझाएंगे कि परिमेय संख्या और अप्रिमेय संख्याओं की जब हम गुणा, जोड़, घटा या भाग करते हैं तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, या फिर एक संख्या परिमेय हो या फिर एक संख्या अप्रिमेय हो, उनको जब हम जोड़ते, घटाते या फिर गुणा या उनकी बात करते हैं तो हमें क्या मिलेगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था, ज्यादा लेंथी वीडियो होगी ये, ज्यादा लंबी वीडियो फिर हमें अपलोड करने में दिक्कत आती है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को परिमेय संख्याएं और अप्रिमेय संख्याएं अच्छे से समझ में आ गई होंगी और अच्छे से आप लोगों ने इनको क्लैरिफाई करना सीख लिया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बच्चे अभी 9th क्लास में पढ़ रहे हैं उनके पास इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो पढ़कर अपना जो डाउट है वो क्लियर कर सके। और कल हम बात करेंगे कि हम संख्याओं को जोड़ने से, घटाने से, गुणा करने से या भाग करने से क्या मिलता है परिमेय और अप्रिमेय संख्याओं को जोड़ घटाने से। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए सिर्फ